नमस्कार, महीनान की खास पेशकश कंपनीनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप जगत से जुड़ी पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों से अपडेट करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, आम आदमी को महंगाई से राहत देने की मंशा से सरकार ने कंपनियों को खाने के तेल की कीमतें कम करने का निर्देश दिया है। सरकार ने एक हफ्ते के अंदर 10 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती करने को कहा है। तेल कंपनियों ने पिछले महीने भी कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की थी। सरकार ने तेल कंपनियों से ये भी कहा है कि एक ब्रांड के तेल का दाम पूरे देश में एक ही होना चाहिए। अभी इसमें 3 से 4 रुपए का अंतर रहता है। भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरतों का 60% से ज्यादा हिस्सा इंपोर्ट से पूरा करता है। तेल कीमतों में कमी की खबर आने से बीते 5 दिन में रुचि सोया और अदानी विल्मर के शेयरों में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने पिछले 18 दिनों में टेक्निकल फॉल्ट की 8 घटनाओं के बाद बुधवार को स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने कहा है कि स्पाइसजेट एयरक्राफ्ट के रूल्स की शर्तों के तहत सेफ, एफिशिएंट और रिलायबल एयर सर्विसेज को सुनिश्चित करने में नाकामयाब रही है। नोटिस में कहा गया है कि घटनाओं का रिव्यू करने से पता चलता है कि इंटरनल सिक्योरिटी खराब है और मेंटेनेंस को लेकर भी पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाने से सुरक्षा में कमी आई है। 6 जुलाई को स्पाइसजेट का शेयर करीब 3.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, भारत के सबसे बड़े रिटेलर रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने अमेरिका के बड़े फैशन ब्रांड गैप के साथ करार किया है। आपको बता दें कि गैप आम जनता को फैशन से रिलेटेड आइटम्स उपलब्ध कराती है। इस समझौते के साथ ही रिलायंस रिटेल भारत में गैप ब्रांड का आधिकारिक रिटेलर बन गया है। इससे पहले गैप का लालबाई ग्रुप की कंपनी अरविंद फैशंस के साथ फ्रेंचाइजी बिजनेस करार था, जो कोविड के कारण सितंबर 2020 में खत्म कर दिया गया था। 1969 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में यह कंपनी बनाई गई थी और इसे दुनिया भर में अपने डेनिम बेस्ड फैशन के लिए जाना जाता है। चौथी खबर का रुख कर लेते हैं। सरकार ने 1 जुलाई को पेट्रोल, डीजल और एटीएफ यानी हवाई ईंधन के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाने की घोषणा की थी। साथ ही कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन पर 23,250 रुपए प्रति टन का विंडफॉल टैक्स भी लगाया गया था। रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक सरकार को वित्त वर्ष 2023 के बचे हिस्से में इस टैक्स से करीब 12 अरब डॉलर की अतिरिक्त टैक्स आय होने का अनुमान है। एनालिस्ट के मुताबिक इस फैसले से आरआईएल के जीआरएम्स यानी कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन पर $12 तक की कमी हो सकती है। एचएसबीसी का मानना है कि नए टैक्स लगाने से ओएनजीसी के मुनाफे में 30 रुपए प्रति शेयर और आरआईएल पर 36 रुपए प्रति शेयर तक की कमी हो सकती है। 5 जुलाई को आरआईएल और ओएनजीसी के शेयर में करीब 1% की मजबूती रही, पर ऑयल इंडिया के शेयर में करीब 6% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी। पांचवी खबर, एचडीएफसी लिमिटेड के एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर का रास्ता लगभग साफ होता नजर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि उसको एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। हालांकि आरबीआई ने कुछ शर्तों के साथ इस मर्जर को मंजूरी दी है। रेगुलेटर के हिसाब से मर्जर के लिए कुछ स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी मंजूरियां लेना जरूरी होगा। आरबीआई से पहले इस मर्जर को दोनों स्टॉक एक्सचेंजों यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी मंजूरी मिल गई थी। एचडीएफसी लिमिटेड के एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर के बाद प्रस्तावित यूनिट का कंबाइंड एसेट बेस करीब 18 लाख करोड़ रुपए का होगा। बीते 5 दिन में एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के शेयर में करीब 5% तक का उछाल देखने को मिला है। छठी खबर, निजी क्षेत्र के 2 बड़े बैंकों कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पर नियमों को न मानने के चलते रिजर्व बैंक ने लगभग 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर 1 करोड़ 5 लाख और इंडसइंड बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कोटक महिंद्रा बैंक पर स्टॉक ब्रोकर्स को दिए जाने वाले लोन पर मार्जिन मेंटेन न करने और इंडसइंड बैंक पर खाते खोलने वक्त केवाईसी नियमों के उल्लंघन के चलते जुर्माना लगाया गया है। 5 जुलाई को कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक के शेयर में आधा से 1% तक की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी। सातवीं खबर, महंगाई का असर केवल आम आदमी पर ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट जगत की कंपनियों पर भी पड़ रहा है और खासतौर पे एफएमसीजी कंपनियों की मांग पर। डाबर के मुताबिक बढ़ती महंगाई से वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में एफएमसीजी सेक्टर पर खपत से जुड़ा दबाव जारी रहा। महंगाई के कारण लोगों की एफएमसीजी उत्पादों की खरीद के लिए काफी कम आय बच पाई, जिससे मांग पर असर हुआ है। वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही के करीब 35.5% के ऊंचे बेस पर डाबर ने 10% से कम आय ग्रोथ रहने की गाइडेंस दी है। इसी तरह सेक्टर की दूसरी कंपनी मैरिको के वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही के वॉल्यूम में 10% से कम की कमी देखने को मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों ने खाद्य तेलों से जुड़े प्रीमियम प्रोडक्ट्स के बजाय मास सेगमेंट पर ज्यादा फोकस किया है। पर पाम तेल की कीमतों में कमी से 7 जुलाई को डाबर और मैरिको दोनों के शेयरों में 4 से 9% तक की मजबूती देखने को मिली थी।
8वीं खबर, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने फ्रंट रनिंग मामले में अपनी आंतरिक जांच रिपोर्ट मार्केट रेगुलेटर सेबी को सौंप दी है। फ्रंट रनिंग का मतलब यह होता है जब कोई फंड मैनेजर किसी खास जानकारी के आधार पर बड़े पैमाने पर शेयरों की खरीदारी या बिक्री करे और इससे वह फायदा कमाए। इसी तरह की गतिविधियां भारत में अवैध मानी जाती हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड के 2 फंड मैनेजर्स वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। फरवरी में फंड हाउस ने आंतरिक जांच शुरू करने के बाद दोनों फंड मैनेजर्स को बाहर कर दिया था। फंड हाउस ने माना है कि इन अधिकारियों ने सिक्योरिटीज लॉ का उल्लंघन किया है, लेकिन फंड हाउस ने कहा कि इससे मौजूदा ऑपरेशंस पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। 6 जुलाई को एक्सिस बैंक का शेयर करीब 1.25% चढ़कर बंद हुआ था। 9वीं खबर, अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल आरकॉम के नॉन कोर एसेट के लिए बोली लगाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। आरकॉम ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि लेनदारों की समिति ने नॉन कोर एसेट्स की बिक्री को मंजूरी दी थी। पहली बार 17 अप्रैल को बोलियां मंगवाई गई थी, पर बिडर्स नहीं आए थे। ऐसे में समय सीमा को बढ़ाकर 27 जून 2022 तक कर दिया गया था। इसके बावजूद कोई बोली नहीं मिली थी। कंपनी के नॉन कोर एसेट्स में पुणे व चेन्नई में जमीन, रिलायंस रियल्टी और कैंपियन प्रॉपर्टी लिमिटेड के शेयर शामिल हैं। 6 जुलाई को आरकॉम का शेयर करीब 2.25% गिरकर बंद हुआ था। 10वीं खबर, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी का पेट्रोल कारें खत्म करने का इरादा है। कंपनी कच्चे तेल के इंपोर्ट और एमिशन को कम करने के सरकार के मकसद के साथ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को तैयार करना चाहती है। यही वजह है कि कंपनी ने अब पेट्रोल कारों को लेकर नई रणनीति बनाई है। मारुति अपने पूरे पोर्टफोलियो को हाइब्रिड, फ्लेक्स फ्यूल, बायोफ्यूल और प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन करेगी। इस योजना को पूरा करने में मौजूदा प्लान्स के तहत कंपनी को अगले 7 से 10 साल लग सकते हैं। आपको बता दें कि मारुति अप्रैल 2020 में भारत में BS6 एमिशन नॉर्म्स को अपनाने से पहले ही डीजल गाड़ियों का उत्पादन बंद कर चुकी है। बीते 5 दिन में मारुति के शेयर में 2% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। 11वीं खबर का रुख कर लेते हैं। 2 जुलाई यानी शनिवार को एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना सामने आई। दरअसल इंडिगो की आधी से ज्यादा उड़ानें देरी से चल रही थी, क्योंकि भारी संख्या में इंडिगो के कैबिन क्रू मेंबर्स ने एक साथ छुट्टी ले ली थी। जानकारों के मुताबिक इंडिगो के कर्मचारी एयर इंडिया और अकासा जैसी दूसरी एयरलाइंस में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए थे और आखिरी मोमेंट पर बीमार पड़ने के कारण इंडिगो की केवल 45% उड़ानें ही समय पर उड़ी और 50 उड़ानें तो रद्द करनी पड़ी थी। साथ ही अकासा एयरलाइंस को DGCA से AOP यानी एयर ऑपरेटर परमिट मिल गया है। जुलाई के अंत तक अकासा एयरलाइन की उड़ानें शुरू हो सकती हैं। 6 जुलाई को स्पाइसजेट और इंडिगो के शेयरों में 1.5 से 3.5% तक की मजबूती देखने को मिली थी। 12वीं खबर, देश की दिग्गज मेटल कंपनियों में से एक वेदांता की सेमीकंडक्टर या चिप कारोबार से करीब $3.5 अरब के सालाना टर्नओवर की उम्मीद है। इसमें से 1/3 हिस्सा एक्सपोर्ट्स के जरिए आएगा। वेदांता ग्रुप ने सेमीकंडक्टर कारोबार पर $20 अरब तक के निवेश की योजना बनाई है, जिसमें से $15 अरब का निवेश पहले 10 सालों में ही होगा। इस कारोबार के लिए कंपनी ने फॉक्सकॉन के साथ करार किया है और कंपनी का दावा है कि फॉक्सकॉन के पास इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने की शुरुआत करने के लिए सारे एग्रीमेंट्स और जरूरी तकनीक मौजूद है। बीते 5 दिन में वेदांता का शेयर करीब 2.5% उछला है। अगली खबर, LIC म्यूचुअल फंड ने आखिरकार IDBI म्यूचुअल फंड को खुद में विलय करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। दरअसल LIC म्यूचुअल फंड ने IDBI म्यूचुअल फंड में हिस्सा बेचने के लिए 2 बार कोशिश की थी, पर दोनों बार नाकामयाब रही थी। इसीलिए अब नियम के मुताबिक LIC म्यूचुअल फंड को IDBI म्यूचुअल फंड को एब्जॉर्ब करना होगा। सेबी के नियमों के मुताबिक कोई भी प्रमोटर 2 म्यूचुअल फंड्स में 10% से ज्यादा हिस्सा नहीं होल्ड कर सकता है। साल 2019 में LIC ने IDBI बैंक में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदी थी। 6 जुलाई को IDBI बैंक का शेयर हल्की मजबूती के साथ ही बंद हुआ था। 14वीं खबर, यस बैंक के बोर्ड ने मार्च 2020 से लागू रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम से बाहर होने का प्रस्ताव सामने रखा है, लेकिन इसके बावजूद SBI, HDFC लिमिटेड और ICICI बैंक जैसे बड़े निवेशकों की बैंक में हिस्सेदारी बेचने की कोई योजना नहीं है। 31 मार्च 2022 तक SBI का यस बैंक में 30%, HDFC लिमिटेड का करीब 4% और ICICI बैंक का करीब 3% हिस्सा है। रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के दिशा निर्देश के अनुसार जून में मौजूदा बोर्ड ने एक ऑल्टरनेटिव बोर्ड के गठन की सिफारिश की थी। इस प्रस्ताव पर 15 जुलाई को यस बैंक की AGM में फैसला होगा। बीते 5 दिन में यस बैंक के शेयर में करीब 1.5% की मजबूती रही थी। 15वीं खबर, डाबर इंडिया की प्रमोटर बर्मन फैमिली अब एवरेडी इंडस्ट्रीज की प्रमोटर बन गई है। जून में बर्मन फैमिली की ओर से एवरेडी इंडस्ट्रीज के लिए लॉन्च किया गया ओपन ऑफर पूरा होने के बाद ये बदलाव होता हुआ दिखा है। ओपन ऑफर पूरा होने के बाद बर्मन फैमिली की एवरेडी इंडस्ट्रीज में करीब 38.5% हिस्सेदारी है
ओपन ऑफर के जरिए बर्मन फैमिली को एवरेडी में करीब 14% के आसपास हिस्सा मिला है। जानकारों के मुताबिक अगले एक हफ्ते में बर्मन फैमिली के 3 नॉमिनीज एवरेडी इंडस्ट्रीज के बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। 5 जुलाई को एवरेडी इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 1% गिरकर बंद हुआ था। अगली खबर, वाडिया ग्रुप की बिस्किट प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स ने कंपनी के बोर्ड को 5,000 करोड़ रुपए तक के निवेश, लोन देने और गारंटी देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। पिछले हफ्ते हुई कंपनी की एजीएम में यह फैसला हुआ है। निवेश सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को नियम के मुताबिक 75% वोटर्स का समर्थन नहीं मिल पाया था। इस प्रस्ताव के खिलाफ करीब 27.25% वोट पड़े थे, पर पाम तेल की कीमतों में गिरावट के चलते 6 जुलाई को ब्रिटानिया का शेयर करीब 5.25% की मजबूती के साथ ही बंद हुआ था। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी शुगर कंपनियों में से एक बजाज हिंदुस्तान शुगर के लोन खातों को बैंकों ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित कर दिया है। लोन का भुगतान ना करने के चलते बैंकों ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें, मार्च 2022 के अंत तक कंपनी पर 4,814 करोड़ रुपए की देनदारी है। कर से जूझ रही इस कंपनी ने यूपी के किसानों का भी भुगतान नहीं किया है। 6 जुलाई को बजाज हिंदुस्तान शुगर का शेयर 9% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। 18वीं खबर, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज ने सोमवार को घोषणा की थी कि कंपनी के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं की ओर से नियुक्त ऑडिटर्स से कंपनी को क्लीन चिट मिली है। ऑडिटर्स ने कई पैरामीटर्स पर इस कंपनी की जांच की और पाया कि कंपनी अपने लेंडर्स को आंकड़े और स्टेटमेंट जमा करने में पूरी ट्रांसपेरेंसी बरत रही है। कैश फ्लो में कोई गड़बड़ी नहीं है और पैसों से जुड़ी कोई हेराफेरी भी नहीं हुई है। कंपनी की ओर से लिए गए लोन्स का लक्ष्य के हिसाब से इस्तेमाल हुआ है और कंपनी के बिजनेस से जुड़ा कामकाज संतोषजनक है। 5 जुलाई को पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 20% के ऊपरी सर्किट पर जाके बंद हुआ था। 19वीं खबर, टाटा ग्रुप की टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी तेजस नेटवर्क्स ने सांख्या लैब्स में करीब 62.5% हिस्सेदारी 276 करोड़ रुपए में खरीद ली है। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक तेजस नेटवर्क्स ने सांख्या लैब के 60,81,000 शेयर 454 रुपए 19 पैसे प्रति शेयर के भाव पर खरीदे हैं। इसके अलावा सांख्या लैब में बाकी बचा 0.25% हिस्सा खरीदने की प्रक्रिया भी जारी है। मार्च 2022 में तेजस नेटवर्क्स ने सांख्या लैब्स की 64.4% हिस्सेदारी करीब 284 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की थी। 6 जुलाई को तेजस नेटवर्क का शेयर करीब 0.5% गिरकर बंद हुआ था। आखिरी खबर, दवा बनाने वाली कंपनी बायोकॉन को इस हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की 4 लोगों की पुलिस कस्टडी से जुड़ी मांग की अर्जी को खारिज कर दिया है। इन 4 लोगों में सीडीएससीओ के जॉइंट ड्रग कंट्रोलर भी शामिल है। ये मामला बायोकॉन बायोलॉजिक्स की एक दवा के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी रिश्वतखोरी का है, जिसके बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था। हालांकि कोर्ट ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स के एसोसिएट वीपी प्रवीण कुमार की कस्टडी 6 जुलाई तक सीबीआई को देने का आदेश दिया था। 6 जुलाई को बायोकॉन का शेयर करीब 2.5% चढ़कर बंद हुआ था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के मुताबिक 2021 में नए स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम की रैंकिंग वाले इंडेक्स में गुजरात और कर्नाटक सबसे ऊपर रहे हैं। वहीं बिहार और लद्दाख का खराब प्रदर्शन जारी है। 24 राज्यों और 7 यूनियन टेरिटरीज में से गुजरात की लगातार तीसरे साल बेस्ट परफॉर्मर रैंकिंग बरकरार रही है। केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना को एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए ली जाने वाली पहल के चलते टॉप परफॉर्मर्स घोषित किया गया है। वहीं यूनियन टेरिटरीज और उत्तर पूर्वी राज्यों में जम्मू एंड कश्मीर को टॉप परफॉर्मर घोषित किया गया है। साथ ही मेघालय को 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाली राज्यों में से बेस्ट परफॉर्मर घोषित किया गया है। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, हरियाणा, झारखंड और लक्षद्वीप ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। क्रंचबेस की ओर से एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप स्पेस से 22,000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। इसमें से भारतीय स्टार्टअप्स में से ही 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला जा चुका है। इन स्टार्टअप्स में ओला, ब्लिंकिट, बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, कार्स24, एमपीएल, लीडो लर्निंग, फरलैंको इत्यादि शामिल हैं। ग्लोबल स्लोडाउन, कोविड महामारी और महंगाई के चलते इन लोगों ने अपनी नौकरियां खोई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टार्टअप्स में 2022 में 60,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाले जाने का अनुमान है। इस छटनी की अगुवाई एडटेक और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। तीसरी खबर,
फंडिंग में स्लोडाउन के चलते स्टार्टअप्स के नए कर्मचारियों को लुभाने के लिए दिए जाने वाले ऑफर्स में कटौती करना शुरू कर दिया है। इसमें ज्वाइनिंग बोनस, स्टॉक ऑप्शंस देना और नोटिस पीरियड को छोटा रखना इत्यादि शामिल है। नए कर्मचारियों को 50 से 60% वेतन बढ़ोतरी के मुकाबले अब बहुत सारे स्टार्टअप सैलरी में कोई हाइक नहीं दे रहे हैं। कैश को बचाने के मद्देनजर स्टार्टअप से फैसले ले रहे हैं। कई स्टार्टअप्स तो जरूरत पड़ने पर अपने पहले के यानी छटनी किए गए कुछ कर्मचारियों को ही दोबारा नौकरी पर भी रख रहे हैं। चौथी खबर, निवेशकों की स्टार्टअप्स की फंडिंग को लेकर रुचि कम होने से कई सारी कंपनियां अब आईपीओ लाने में देरी कर सकती हैं। लिस्टिंग के बाद पेटीएम, पॉलिसी बाजार जैसे नए जमाने की कंपनियों की वैल्यूएशन में तेज गिरावट से निवेशकों पर काफी प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि कई स्टार्टअप्स के प्रमोटर्स और इसमें निवेशित पीई कंपनियां अब आईपीओ लाने से हिचकिचा रही हैं। फार्मीजी, ओयो, बोट एंड इक्सिको जैसी अनलिस्टेड और नए जमाने की कंपनियों की वैल्यू में पिछले 6 महीने में काफी तेज गिरावट आई है। मिसाल के तौर पर फार्मीजी के अनलिस्टेड शेयर लिस्टिंग पर बड़े गेन की उम्मीद में 145 रुपए के मुकाबले अब केवल 45 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। पांचवी खबर, क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म सेल्सियस ने अपने 150 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। निकाले गए कर्मचारी कंपनी की कुल वर्कफोर्स का करीब 1/4 यानी 25% हिस्सा है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट के चलते ये फैसला लिया गया है। बाजार की खराब हालात को देखते हुए पिछले महीने इस प्लेटफॉर्म ने सारे विड्रॉल्स पर रोक लगा दी थी। सेल्सियस ने 2021 के अंत में पिछले फंडिंग राउंड में $75 करोड़ की रकम जुटाई थी और उस समय इसका वैल्यूएशन $3 अरब तक पहुंच गया था। इसके अलावा दूसरी खबर में सरकार की ओर से क्रिप्टो पर टीडीएस का नियम लागू होने के बाद क्रिप्टो करेंसी और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट को रोकने के लिए कैशबैक्स, रिवॉर्ड्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स पर दांव लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई से सरकार ने क्रिप्टो सौदों पर 1% टीडीएस की घोषणा की थी। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। देश के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहला, बायजूस ने आकाश को खरीदने के लिए $95 करोड़ का भुगतान पूरा कर दिया है, जिससे ये डील अब पूरी हो चुकी है। दूसरा, नैस्डैक लिस्टेड अमेरिका की एडटेक कंपनी 2U को $2.4 अरब में खरीदने के लिए बायजूस ने फंडिंग जुटा ली है। 2U के बोर्ड की बायजूस के ऑफर पर विचार करने के लिए बहुत जल्द बैठक हो सकती है और ये सौदा इस सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा। सातवीं खबर, वहीं एक और बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B एडटेक स्टार्टअप एंटवॉक ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $75 लाख की फंडिंग जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व GSV वेंचर्स ने किया और इसमें वाई कॉम्बिनेटर व मौजूदा निवेशक मैट्रिक्स पार्टनर्स ने भी हिस्सा लिया। इस रकम से एंटवॉक की अपने लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म यानी LXP को और मजबूत करने की योजना है। आठवीं खबर, आईवेयर ब्रांड लेंसकार्ट की वैल्यू 80% बढ़कर $4.5 अरब तक पहुंच गई है। जुलाई 2021 में $31.5 करोड़ के फंडिंग राउंड के बाद कंपनी की वैल्यू $2.5 अरब थी। दरअसल कंपनी ने ताजा फंडिंग राउंड में $20 करोड़ की रकम जुटाई है, जिसका नेतृत्व अल्फावेव ग्लोबल ने किया था। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी की वैल्यूएशन में 2/3 से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिली है। नौवीं खबर, देश की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी गेल ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए पंख नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके जरिए नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर फोकस करने वाले स्टार्टअप्स में निवेश किया जाएगा। जो स्टार्टअप्स गेल से इक्विटी निवेश हासिल करने के इच्छुक हैं, वे कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन दे सकते हैं। गेल की ओर से यह फंडिंग राउंड 31 जुलाई 2022 तक खुला रहेगा। अगली खबर, इन्वेस्टमेंट टेक स्टार्टअप मार्केट वॉल्फ ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $1 करोड़ की पूंजी हासिल कर ली है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व जंगल वेंचर्स और ड्रीम स्पोर्ट्स ड्रीम कैपिटल ने किया। रकम का इस्तेमाल कारोबार को मजबूत करने और नए कर्मचारियों को जोड़ने पर होगा। आपको बता दें कि मार्केट वॉल्फ अपने ऐप पर आसान ट्रेडिंग अनुभव के जरिए पहली बार निवेश कर रहे लोगों को अपने ग्राहक के तौर पर टारगेट करता है। मार्केट वॉल्फ का दावा है कि बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद बीते 1 साल में कंपनी का क्लाइंट बेस 10 गुना बढ़ चुका है। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन चलते चलते इस हफ्ते की बड़ी खबरों और डेवलपमेंट्स के बाद ब्रोकर्स ने किन कंपनियों पर अपनी रेटिंग या लक्ष्य में बड़े बदलाव किए हैं, आइए एक बार नजर डाल लेते हैं।
उम्मीद है आपको कंपनी नामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और पूरे हफ्ते की बड़ी सुर्खियां भी आपको पता चल गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का। मुझे और कंपनी नामा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।